आज का हमारा विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसका अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप कितना विस्तृत है और उसके क्षेत्र क्या है, उसकी सीमाएं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझना और उनका समाधान प्रस्तुत करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने स्वरूप में बहुत ज़्यादा विस्तृत विषय है और इसका क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्यकर्ता राज्य हैं, अर्थात राज्यों के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य शक्ति का प्रमुखता प्रयोग करते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो प्रमुख तत्व आते हैं, एक तो राज्य और शक्ति। और शक्ति के साथ जिस उद्देश्य के लिए शक्ति को प्रयोग किया जाता है अर्थात राष्ट्रीय हित। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में हम राज्य का उसकी वो उन सभी नीतियों का अध्ययन करते हैं जो उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करती है, जिसमें विदेश नीति हो सकती है, उसकी आर्थिक नीतियां भी कुछ हद तक हो सकती है। अब चूंकि राज्य इन हितों की पूर्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति एक केंद्रीय तत्व के रूप में आता है और मार्गेंथल जैसे व्यवहारवादी या रियलिस्ट थिंकर जो भी हैं, वह शक्ति को सबसे अधिक प्रमुख तत्व मानते हुए उसी के इर्द गिर्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन पर बल देते हैं। विदेश नीति भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख तत्व बन जाता है, क्योंकि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न नीतियों को बनाते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रयत्न वो करते हैं और ये सारा का सारा नीति निर्माण जो दूसरे देशों से संबंधित होता है विदेश नीति कहा जाता है। अतः विदेश नीति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले ये समझें कि राजनीति का क्या अर्थ है। उसके पश्चात हम ये समझ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। राजनीति शब्द का अगर सिंपल भाषा में कहें तो अगर हिंदी में समझे तो राज और नीति मतलब राज्य करने की कला, यानी शासन करने की नीति या कला या तरीका, वो राजनीति है। अब इसका अनेक रूप में विश्लेषण किया गया है और कई परिभाषाएं इसकी दी गई हैं। कुछ व्यक्तियों ने इसे नियंत्रणकारी तकनीक के रूप में परिभाषित किया है, कईयों ने इसे शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। डेविड ईस्टन जैसे व्यक्तियों ने इसे मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। अतः राजनीति की विभिन्न परिभाषाएं हैं। मुख्यतः जो परिभाषाएं आती है उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि राजनीति वह शक्ति प्राप्ति की प्रक्रिया है जिसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है, दूसरों की गतिविधियों और क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है ताकि स्वहितों की पूर्ति की जा सके। और जब विभिन्न तत्वों का प्रभाव की राजनीति की परिभाषा में पढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया गया, राजनीतिक विज्ञान को भी विज्ञानों के समक्ष लाने या उसके कई प्रविधियों को या प्रणालियों को राजनीतिक विज्ञान में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया। तो उसी दौरान डेविड ईस्टन ने राजनीति को भी वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया। अब हमें ये समझना होगा कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन क्या है। तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझा जाए तो उसका तात्पर्य ये होगा कि जो भी सत्ता है उसका उद्देश्य मूल्यों का आवंटन है। अब मूल्य अनेक तरह के हो सकते हैं, वो नैतिक मूल्य हो सकते हैं, वो सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, वो भौतिक मूल्य हो सकते हैं। ईस्टन मुख्यतः ये मानता है कि जो भौतिक मूल्य हैं उनके आवंटन को करने का आधिकारिक तरीका राजनीति है। अर्थात राजनीति विभिन्न तरह की आवश्यक वस्तुओं के लीजिए, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो जल हो,
चाहे वो खाद्यान्न हो या अन्य इसी तरह की आवश्यकताएं हो, उनकी पूर्ति का एक सुव्यवस्थित तरीका का अध्ययन राजनीति के द्वारा किया जाता है, या मूल्यों का अधिकार का राजनीति के द्वारा किया जाता है, और उसी का अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान के रूप में करते हैं। यह परिभाषा मुख्यतः व्यवहारवाद और उसके उद्देश्य के दौरान दी गई व्यवहारवादी राजनीति की शब्दावली को परिभाषित करती है। इसमें अगर हम कुल मिला के निष्कर्ष निकालें तो यही निकल के आता है कि राजनीति वस्तुतः शक्ति प्राप्ति की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई पर नियंत्रण स्थापित कर, व्यवस्था स्थापित कर, अपना प्रभाव स्थापित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अब राष्ट्रीय स्तर पर यह संघर्ष विभिन्न दलों में हो सकता है, अगर लोकतंत्र है तो, अगर राजतंत्र है तो विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों में हो सकता है। वर्तमान में चूंकि लोकतांत्रिक प्रणाली है तो ज़्यादातर ये संघर्ष विभिन्न राजनीतिक दलों या विभिन्न गुटों के मध्य माना जाता है। उसी के द्वारा जो लोग प्रभावशाली होते हैं, जो दल प्रभावशाली होते हैं, अपने नीतियों के द्वारा जनता पर प्रभाव स्थापित कर पाते हैं, उनके द्वारा सत्ता प्राप्त करके अपनी विचारधारा और मूल्यों के अनुरूप राजनीति की जाती है, या वस्तुओं का आवंटन किया जाता है, या शक्ति का प्रयोग किया जाता है और अपनी नीतियों को लागू करवाया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दल प्रमुख कार्यकर्ता नहीं होते, वहाँ पे गुट प्रमुख कार्यकर्ता नहीं होते, वहाँ व्यक्ति एक प्रमुख कार्यकर्ता नहीं होता, वहाँ पे मुख्य अभिकर्ता राज्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रमुख अभिकर्ता हैं और उनकी जो नीतियाँ बनाई जाती है, उनके द्वारा जिस रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा जिस रूप में नियंत्रण स्थापित करने के विभिन्न मानदंड प्रयोग किए जाते हैं, उनका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य जो भी नीति अपनाते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न संसाधन आवश्यक हैं, उसमें शक्ति सबसे प्रमुख तत्व है। शक्ति के भी अनेक स्वरूप हैं, वो सैन्य शक्ति हो सकती है, वो आर्थिक शक्ति हो सकती है, वो बौद्धिक शक्ति हो सकती है, शक्ति के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं, और प्रमुख लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, उसका साधन बन जाता है शक्ति। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यतः अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए देश अनेक तरह के विकल्प अपना सकते हैं। वो संघर्ष भी हो सकता है, वो सहयोग भी हो सकता है। प्राय हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक संघर्ष का क्षेत्र है, जहाँ पे अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य निरंतर संघर्षरत रहते हैं। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मात्र संघर्ष ही सब कुछ नहीं है, सहयोग भी चलता है अपने उद्देश्यों और हितों की पूर्ति के लिए। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक ऐसे मुद्दे हैं, या अनेक आर्थिक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विभिन्न राष्ट्र सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी राज्य आपस में सहयोग कर सकते हैं। इसी दृष्टि से हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सदैव जिनके पक्षों के मध्य सहयोग रहा है वो आगे भी रहेगा ऐसा आवश्यक नहीं है, और जिनके मध्य आज संघर्ष है वो भविष्य में भी रहेगा ऐसा भी नहीं है। संघर्ष और सहयोग के तत्व या जो इकाइयाँ हैं वो बदलती रहती हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवर्तनशील मूल्य हैं और परिवर्तनशील तत्व हैं, जिनको ध्यान में रख के हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों में अंतर क्या है। सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय राजनीति में कानून का नियंत्रण प्रभावी होता है। ज़्यादातर राष्ट्रों में एक संविधान है, संविधान के अनुरूप केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, या केंद्र के पास शक्ति है तो वो अपने संविधान के अनुसार या अपनी शक्तियों के अनुसार राज्यों को शक्ति प्रदान करती है। और अब विश्व में जैसे लोकतंत्र का विकास हो रहा है उसी प्रकार ये संविधान प्रणाली और संवैधानिक नियमों और कानूनों के अनुसार
शासन का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखेंगे तो किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कानून का हालांकि अस्तित्व है, परंतु उनका महत्व उस तरह का नहीं है जिस तरह का राष्ट्रीय राजनीति के अंदर कानूनों में होता है। जिस तरह की न्याय प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है, न्यायपालिका की भूमिका जिस तरह है, उस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानून और न्यायपालिका की भूमिका आज की तारीख में नहीं है। यूएनओ जैसे संगठन इस दृष्टि से या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे संगठन इस दृष्टि से कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वह उसकी तुलना हम जो राष्ट्रीय राजनीति में न्यायालय है या जो विभिन्न कानूनी संहिताएं हैं उनके अनुसार हम उनकी तुलना हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कानूनों से नहीं की जा सकती। अर्थात राष्ट्रीय राजनीति में कानून की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रीय सरकार है, उसके अधीन सारी सरकारें हैं, वह संप्रभु है केंद्रीय सरकार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं है। एक विभिन्न संगठन है जो आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, वह विभिन्न राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का भी साधन बने हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह उतनी प्रभावकारी भूमिका नहीं रखते जितनी कि एक केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजनीति में रखती है। तो दो मूल चीज़ें आई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानूनों का उतना महत्व नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई ऐसी नियंत्रक सरकार नहीं है जो विभिन्न विवादों को अपने माध्यम से सुलझा सके। तीसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष युद्ध में परिणित हो जाता है। राष्ट्रीय राजनीति में इसके गृह युद्ध में परिवर्तित होने या व्यापक रूप से युद्ध में परिवर्तित होने की संभावनाएं कम रहती है। आपसी इश्यू या विवाद, चाहे वो राज्यों के बीच भूमि का विवाद हो, जल संबंधी विवाद हो, व्यापार संबंधी विवाद हो, इस तरह के विवाद आपसी समझौते या न्यायिक हस्तक्षेप से सुलझा लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह सुलझाने की संभावना कम रहती है। तो तीन प्रमुख तत्व हमारे सामने आए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानूनों का महत्व उतना नहीं है जितना कि राष्ट्रीय राजनीति में है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई केंद्रीय सरकार नहीं है, केंद्रीय नियंत्रक इकाई नहीं है, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो युद्ध की संभावनाएं हैं या ज़्यादा रहती है, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में आपसी इशू, आपसी समझौते या न्यायिक प्रक्रियाओं द्वारा सुलझाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय राजनीति में भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हो जाता है। कई बार मानवाधिकारों के नाम पर, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर कई विदेशी सत्ताएं राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करती हैं और कई बार वह राज्यों की राजनीति में गृह युद्ध का भी कारण बन जाता है। जिस तरह से वियतनाम में हुआ, रूस या यूएसएसआर और यूएसए ने वियतनाम को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया और वियतनाम गृह युद्ध में चला गया। इसी प्रकार कोरिया का भी उदाहरण है और अन्य कई भी उदाहरण हैं। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व सदैव से रहे हैं और आजकल तकनीक के विकास के कारण इनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एक महत्वपूर्ण चीज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में यह भी जरूरी है कि हम ये समझें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक अवधारणा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों और तत्वों का अध्ययन सम्मिलित कर लिया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्यतः राजनीति पर फोकस करती है, राजनीति को केंद्र मान के चलती है और उसी के आधार पर उसका अध्ययन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अपेक्षा सीमित है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि व्यापक अवधारणा है, उसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, न्यायिक, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, नस्ल से संबंधित अध्ययन आ जाते हैं।
अतः एक व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहा है उसे राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, संविधान, कानून, भाषा, क्षेत्र, इन चीज़ों की भी जानकारी होने की जरूरत होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक अवधारणा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसी का एक घटक है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का घटक या प्रमुख तत्व जरूर है, परंतु वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर कोई है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, क्योंकि राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है और वे अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार चलते हैं। अतः अन्य प्रकार के संबंध, चाहे वो सामाजिक हो, भाषाई हो, नस्ली हो, किसी प्रकार के हो, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध जहाँ हमें व्यापक अवधारणा और चीज़ों को विस्तृत रूप से समझने का मौका देते हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रमुख तत्व होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गहराई से समझे बिना अन्य तत्वों को समझना या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना भी एक जटिल काम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इसी महत्ता के कारण मार्गेंथाउ जैसे विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण घटक या तत्व मानते हैं। अब एक अन्य तत्व है, वर्तमान के संदर्भ में जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या तत्व सम्मिलित किए जाते हैं और क्या किए जाने चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य, शक्ति, नियंत्रण आदि चीज़ों का अध्ययन होता है। उसके अलावा समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्व बढ़ गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन इसमें हम सम्मिलित करते हैं। विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। अब वर्तमान में कई परिवर्तन आए हैं जिसका भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे विस्तृत प्रभाव पड़ा है। भूमंडलीकरण, तकनीक के विकास के कारण आपसी संचार सुविधाएं बढ़ी है और व्यापार बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव बढ़ा है, तो उन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आमूल परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप जो पूरे विश्व का शक्ति का केंद्र था वह ढह गया। इंग्लैंड का या ब्रिटेन का जो विश्व में साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। फ्रांस का अफ्रीका और अन्य साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों में जहाँ विस्तार था वह समाप्त हो गया। जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी प्रकार यूरोप तहस नहस हो चुका था। जो विजयी हुए वो आर्थिक रूप से नष्ट हो चुके थे। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो नई शक्तियों का उदय हुआ जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख थे। महत्वपूर्ण तत्व उस समय ये भी था कि ये दो नए उभरे हुए विश्व शक्तियां दो नए विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा थी, दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा थी और विश्व राजनीति ने उन दो विचारधाराओं के मध्य पूरी विश्व राजनीति उस दौरान चली और उसने विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। उदाहरणार्थ भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ इसी कारण हुआ कि शक्तियां जो नए राज्य उभरे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो नहीं चाहते थे कि वो किसी एक राज्य या एक विचारधारा के पक्ष में जाएं। अतः गुटनिरपेक्षता का तत्व आया। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलती राजनीति ने गुटनिरपेक्षता को जन्म देने में भी मदद की। तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्वों में या उसके अध्ययन के क्षेत्रों में भी परिवर्तन आता रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध और के बाद जब विश्व दो भागों में विभाजित हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका का नियंत्रण चलता रहा। उनके बीच में परमाणु प्रतिस्पर्धा चलती रही। तो परमाणु नियंत्रण संबंधी भी कई तत्व आए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अध्ययन क्षेत्र को काफी प्रभावित किया। विस्तार से परमाणु युद्धों, उसकी संभावना पर भी अध्ययन किया गया और उसको सीमित करने के तरीके, उसको नियंत्रण करने के तरीके पर अध्ययन किया गया। विश्व के दो प्रमुख राष्ट्रों के बीच में संधियां भी हुई और उसी दौरान NPT जैसे और CTBT जैसी संधियां भी अस्तित्व में आई ताकि न्यूक्लियर के फैलाव को रोका जाए। 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ। वो कई राज्यों में विभाजित हो गया सोवियत संघ
कई नए राज्य बने और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व वो ये था कि जो साम्यवादी विचारधारा का उस समय पतन हुआ। अमेरिका ने इसे अपनी जीत बताया, उसे लोकतांत्रिक और पूंजीवादी प्रणाली की जीत के रूप में देखा गया। इस कारण अब जैसे ही 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई, विश्व एक नए धरातल पर पहुंच गया। ये कल्पना की जाने लगी कि विश्व बहुध्रुवीय हो जाएगा और उसके पश्चात एक नई राजनीति उभरेगी। इसी से हम देखते हैं कि जो राष्ट्र, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, जो प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुए थे या द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए थे, वो पुनः उठ खड़े हुए। अब उसी के साथ यूएन में रिफॉर्म की मांग की जाने लगी और इसी प्रकार भारत जैसा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके पश्चात विकास करता गया, वह भी लंबे समय से यूएन में रिफॉर्म की मांग कर रहा है। तो अब हम ये भी देखते हैं कि नई तकनीक और के साथ और आर्थिक परिवर्तनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है और उसमें नए तत्व भी शामिल हुए हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इन सब चीज़ों को या इन सब परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा और अपने अध्ययन में उन चीज़ों को भी शामिल करेगा। एक महत्वपूर्ण तत्व लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रभाव है और ज्ञान तकनीक के प्रभाव ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र के विकास के साथ स्वतंत्रता की बात की जाती है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और व्यक्ति की अपने इच्छा के अनुसार रहने की स्वतंत्रता, इन तरह की बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सोशल मीडिया के उत्कर्ष ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है, जिसे हम अरब क्रांति कहते हैं। उसके विकास या उसके फैलने में एक बड़ा कारण सोशल मीडिया को भी माना जाता है। अर्थात अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ऐसे तत्व प्रभावित करने लग गए हैं जैसे विज्ञान और तकनीक, तो अब उनका अध्ययन भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी महत्व बड़ा है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक आदि कई प्रमुख इकाइयां हैं जिन्हें हम एक रूप में ये कह सकते हैं कि वो विश्व के विकसित देशों के एक साधन है अपनी विचारधारा या अपना आर्थिक प्रभाव स्थापित करने के लिए। परंतु हमें ये भी मानना होगा कि इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। आज IMF से लोन लेने वाला देश IMF की नीतियों के अनुसार ही चलेगा, अन्यथा उसे विभिन्न प्रकार के ऋण की सुविधाएं से वंचित कर दिया जाएगा। जैसा कि हम पाकिस्तान के संदर्भ में देख सकते हैं, 1991 में भारत ने भी IMF से ऋण लिया और उसकी शर्तों को उसे मानना पड़ा। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई ऐसे तत्व हैं जो नए हैं और जिनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को करना चाहिए। सार रूप में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विस्तृत अवधारणा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण और केवल महत्वपूर्ण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम राज्य का, शक्ति का, नियंत्रणकारी प्रभावों का, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उनका अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करते हैं, उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं और नए तत्व जो उसमें शामिल होते रहे, चाहे वो आर्थिक हो, व्यापारिक हो या तकनीक से संबंधित हो, उनका भी अध्ययन हम करते हैं।